1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और इससे जुड़े हुए इतिहास को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय और उसके पहले और उसके पश्चात उन राज्यों का क्षेत्रों का क्या हुआ जहां पर यह पार्टीशन लाइन खींची गई। उन्हें किस तरीके की स्थितियों का सामना करना, चाहे वो पंजाब रहा हो चाहे वहां पर बंगाल रहा हो, कश्मीर में यहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा जिस तरीके से कब्जाया गया हो, या राजस्थान और गुजरात में जूनागढ़ जैसे क्षेत्रों को लेकर के विवाद की स्थितियां रही हों। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। हम आज बात करेंगे पंजाब के बारे में। आखिर पंजाब का बंटवारा क्यों हुआ। 1947 में देखा जाए तो आखिर आजादी के बाद भी पंजाब के लोगों को अब तक यहाँ पे स्वतंत्र होने के बाद भी ये ना पता होना कि उनका घर कहाँ है, आखिर वो रहेंगे कहाँ पर और वो किस देश के निवासी हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। आखिर लाहौर को पाकिस्तान को क्यों दिया गया, भारत को लाहौर क्यों नहीं मिला। इसके साथ साथ गुरदासपुर को लेकर के क्यों यहाँ पे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी उस समय अपनाई गई थी। आज इस पूरी कहानी को समझाएंगे। इस कड़ी में पंजाब से शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम सभी ऐसे क्षेत्रों को भारत पाकिस्तान के इस विभाजन के माध्यम से समझेंगे। पंजाब की कहानी अपने आप में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में सबसे ज्यादा विभत्सकारी कही जाती है। इसका कारण क्या रहा और क्यों, इसको हम डिटेल से समझिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आप भारत के इतिहास और इस यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता को मनाने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले समझिए ये मिली कैसे थी और कितने लोगों को क्या क्या कुछ सहना पड़ा था। इस पंजाब की कहानी को समझने से पहले आपको मैं एक मैप दिखाऊंगा कि आज का जो पंजाब भारत का है उससे पहले का पंजाब यानी 1947 का पंजाब जो भारत आजाद हुआ था उस समय यहां पर आजादी से पहले की स्थिति कैसी थी। ये कुछ आपको ऐसा पंजाब था जहां एक ही बड़ा रीजन हुआ करता था। इस बड़े रीजन को अगर आप देखें तो इसमें लाहौर भी है, अमृतसर भी है, चंडीगढ़ भी है, दिल्ली है, न्यू दिल्ली भी है, इस्लामाबाद भी यहां पर है, सतलुज, इंडस, रवि, चेनाब, झेलम और सभी जो नदियां हैं यहां से होकर के गुजरती हैं। पंजाब को इसीलिए पंजाब भी कहते थे क्योंकि यहाँ 5 बड़ी नदियां होती थी। इस पूरा रेज क्षेत्र जो होता था मैदानी होता था। यहां पर देखा है तो ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धर्मों के लोग रहते थे। पंजाब एक मिश्रित कल्चर का क्षेत्र हुआ करता था, सभी लोग मिलजुल के रहते थे। इतना ही नहीं, पंजाब को यह भी कहा जाता है कि 1941 के अगर आप सेंसस को देखें, जो पंजाब की यहां पर एक्चुअल जो पॉपुलेशन थी उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। टोटल अगर हम जनसंख्या के लिहाज से पूरे मैप को देखें, जो मोस्टली यहाँ पे ग्रीन एरिया में दिखाई देता है, 53.22% आबादी, यानी कि जहां 51% से ज्यादा आपको आबादी है, ग्रीन कलर दिखाई गई है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। बाकी जगहों पे हिस्सा देखें तो यहाँ पे पूरे पंजाब में करीब 30% से ज्यादा हिंदू थे, सिख जो थे 14.9% थे और अन्य यहाँ पर ईसाई और अन्य धर्मों के लोग रहते थे। इसके अलावा देखा जाए जो आपको पूरा पंजाब है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और एरियाज हिंदू सिख महत्वपूर्ण हो जाते हैं अलग अलग यहाँ पे हिस्सों में। कोई लेकिन ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पूरी तरह से मुस्लिम रहा या पूरी तरीके से हिंदू रहा है। ये पूरा पंजाब आपको एक मिश्रित धार्मिक संस्कृतियों मान्यताओं को मानने वाला था। हाँ, बहुलता के आधार पर अलग अलग जरूर था, लेकिन यहाँ पर इस पूरे पंजाब को देख करके धार्मिक मेजोरिटी के आधार पर इसे बांटना अपने आप में सबसे बड़ी समस्या थी। तो आखिर ये सब शुरुआत कैसे हुई समझाते हैं। देखिए, लाहौर जो है इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बनता है। लाहौर केंद्र बिंदु क्यों था वो भी बता दें। देखिए, जब पंजाब यहां पर आपको पूरा एक प्रदेश हुआ करता था, एक क्षेत्र हुआ करता था, उस समय की राजधानी पंजाब की लाहौर हुआ करती थी। और लाहौर इसलिए उसके कारण क्या था कि प्रशासनिक, राजनीतिक, शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र जो था वो आपका लाहौर हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी और व्यापारिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण था। इसलिए जब बात बंटवारे की आई तो सवाल यह भी था कि आखिर लाहौर किसे मिलेगा, पंजाब को मिले जो भारतीय पंजाब को मिलेगा या पश्चिमी आपको देखा जाए पाकिस्तान को। इस स्थिति में इस कहानी को हम अब पीछे जाते हैं। आखिर लाहौर, पाकिस्तान के विभाजन, भारत के विभाजन, पंजाब के यहाँ पे विभाजन की इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन से, जहां पहली बार जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग का एक प्रस्ताव रखा गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया जाए मुस्लिम मेजॉरिटी क्षेत्रों के लिए। और ये वही यहाँ पर मेजॉरिटी अरेंजमेंट की बात थी कि एक तरीके से मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र, अलग पृथक सांप्रदायिक क्षेत्रों की, उसके बाद यहाँ पर एक देश की मांग को यहाँ पे प्रायोरिटी मिली। लाहौर रिलीजन इसी कारण से यहाँ पर सबसे महत्व है, जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट की यहाँ पर बातें की गई और 1940 से लेकर के फिर 1947 तक लगातार इस तरह की गतिविधियां चलती रहीं, जिसने विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, पंजाब के बंटवारे को लेकर के यहाँ पे प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस समय तक देखा जाए तो पंजाब की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी उसमें मुस्लिम लीग के अलावा यूनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सिख पॉलिटिकल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी।
1946 में जाकर के एक चुनाव होता है। उस चुनाव से पहले देखा जाए तो जो प्रमुख यहाँ पर पार्टी थी वो थी यूनिस्ट पार्टी। यूनिस्ट पार्टी पंजाब की राजनीति का ध्रुव हुआ करती थी और इनकी राजनीति का जो केंद्र हुआ करता था वो कृषि हित यानी कि किसानों के हित में और जमींदारों के साथ मिलकर के काम करना, साथ ही सामुदायिक सहयोग या अंतर सामुदायिक राजनीतिक सहयोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साथ मिलकर के काम करना। बाद में यहां पर देखा जाए तो यूनिस्ट पार्टी का राजनीतिक संतुलन कमजोर होना शुरू होता है जैसे यहां पे मुस्लिम लीग का उभार होता है और इसके कारण जब मुस्लिम लीग का उभार हुआ तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति का अंदाजा तब मिलता है जब 1946 में पंजाब का चुनाव होता है। इस पंजाब के चुनाव में देखा जाए पहली बार देखने को मिला कि मुस्लिम लीग सबसे बड़ी यहां पर पार्टी निकल के आती है और 75 सीटें वहां पर पंजाब के चुनाव में जीत जाती है। यूनिस्ट पार्टी जो कि यहां पर सत्ता में थी वो सेकंड पे आती है 47 सीटों के साथ, तीसरे पे कांग्रेस 26 और चौथे पे सिख रिपब्लिकन 13 सीटों के साथ। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता है और कांग्रेस, सिख और यूनिस्ट मित्र पार्टी मिलकर के सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। मुस्लिम लीग के द्वारा लगातार यहां पर विरोध के कारण और जिस तरीके से उनकी सांप्रदायिक स्थिति थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसके कारण हुआ क्या कि 6 मार्च 1947 वो दिन जब यहां पर पंजाब में एक बड़ा मोड़ आया और 2 मार्च 1947 को खिजर हयात तिवाना के मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर इस्तीफा दे दिया जाता है। इसके बाद 3 तारीख को यहां पर लाहौर में हिंदू और सिख नेताओं के द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाले लोगों के विरुद्ध यहां पे आंदोलन छेड़ा जाता है, विरोध किया जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदायों के द्वारा भी यहां पर इनका विरोध किया जाता है जिसके कारण 4 मार्च 1947 को यहां पर दंगे शुरू हो जाते हैं, कम्युनल राइट शुरू हो जाते हैं, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, संघर्ष शुरू हो जाता है और हिंसा फैलना शुरू होती है। कहानी की शुरुआत इस हिंसा की सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत देखा जाए तो लाहौर से हुई थी। लाहौर से इस दंगे ने धीरे धीरे पूरे देश को जला करके रख दिया। शुरुआत देखा जाए पंजाब से हुई, लाहौर से हुई, लाहौर से उसके बाद देखा जाए तो ये रावलपिंडी, मुल्तान से होते हुए अमृतसर तक पहुंच जाती है और पूरा पंजाब इसमें आपको जलने लगता है। इस कहानी को यहां पर खत्म नहीं होती है बल्कि इससे यहां पर शुरुआत कही जाती है पाकिस्तान के बंटवारे की। इस कहानी को अगर हम देखें तो यहां पर रोकने को लेकर के 5 मार्च 1947 को गवर्नर रूल लागू किया गया था लेकिन उसका भी आपको असर ज्यादा दिखाई नहीं देता है। इस सांप्रदायिक हिंसा में देखा जाए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच यहां पर तीनों ही धर्मों के लोगों के बीच टेंशन पड़ती है। इसके अलावा राजनीतिक विश्वास लोगों के जो लीडर्स थे उनके मध्य यहां पर आपको एक दूसरे को लेकर के कम हुआ। अलग अलग समुदायों के मध्य सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ने लग जाते हैं कि सुरक्षा को लेकर के यहां पर एक दूसरे भरोसा लोग नहीं करने देते हैं। भविष्य में किस क्षेत्र में रहेंगे, किसका कहां कब्जा होगा, इसको लेकर के यहां पर देखा जाए तो बड़ा सवाल था। लोगों एक दूसरे पर कब्जा करने की कोशिश शुरू करते हैं और माइग्रेशन की शुरुआत होती है और कम्युनल राइट्स यहां पर बड़े स्तर पर बढ़ते हैं। यानी कि जो त्रासदी देखने को मिली थी वो यहां पर थी। लोगों को घरों से निकाल करके मारा जाने लगा, काट दिया जाता था, लोगों को गायब कर दिया जाता था, लोगों को भगाया जाने लगा। लोग अपना घर बार पुश्तैनी यहां पर चीजों को छोड़ छोड़ कर भागने लगे क्योंकि उन्हें नहीं पता था आखिर क्या होना। जो बहुसंख्यक जिस क्षेत्र में जो भी धर्म के लोग थे, जब यहां पर पाकिस्तान में लोगों के द्वारा यहां पर उनकी घर जार जमीन छोड़ करके भारत आना शुरू हुए और उस समय तो विभाजन भी नहीं हुआ था। भारतीय हिस्से में आप कह सकते हैं कि आपको ईस्ट पंजाब से आने लगे, इस पंजाब की तरफ आने लगते हैं वेस्ट पंजाब से भाग करके। तो ये स्थिति आपको कुछ ऐसी थी। इस तरीके का कुछ पलायन, इस तरीके की हिंसा आपको देखने को मिलती है। लोग ट्रेन में भर भर के आपको देखा जाए तो भारत की तरफ आपको आना शुरू हो जाते हैं। इसी समय देखा जाए तो आते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर के प्रक्रिया की शुरुआत की और इस प्लान को यहां पे ब्रिटिश इंडिया का विभाजन स्वीकार किया। यानी कि भारत पाकिस्तान के विभाजन जो केंद्र था वो लॉर्ड माउंटबेटन ने रखा था। लेकिन साथ ही यहां पर सवाल यह था कि 2 बड़े हिस्से, एक तरफ था पंजाब, दूसरी तरफ था बंगाल, इनका विभाजन कैसे किया जाए क्योंकि इन 2 बड़े हिस्सों में देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू और अन्य धर्मों के लोगों की स्थिति के आधार पर इनके विभाजन, साथ ही कई अन्य रीजन भी प्रभावित थे। अब इस चीज को लेकर के पंजाब की नई सीमा कहां से खींची जाए, इस बड़े सवाल का जवाब देने को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया, पंजाब बाउंड्री कमीशन का, और इसका अध्यक्ष यहां पे बनाया गया चेयरमैन सर सिरिल रेडक्लिफ को। और इसका मुख्य काम था पंजाब को इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड करना। और इस यहां पर देखा जाए तो सिर्फ रेडक्लिफ नहीं शामिल थे बल्कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख के अलग अलग समुदाय के यहां पे जज भी शामिल थे। 5 सदस्य इस आयोग में देखा है तो 2 मुस्लिम साइड के थे, जिसमें से एक था यहाँ पे जस्टिस दीन मोहम्मद, दूसरे थे जस्टिस मोहम्मद मुनीर। इसके अलावा चेयरमैन आपको सिरिल रेडक्लिफ थे। नॉन मुस्लिम साइड से जस्टिस मेहरचंद महाजन थे और जस्टिस तेजा सिंह थे और इन्होंने मिल करके पंजाब की बाउंड्री कहां से खींचनी है इसको लेकर के काम शुरू किया। रेडक्लिफ आखिर कौन था और इसे ही यहां पर आपको पंजाब को बांटने का काम क्यों सौंपा गया था, इस कहानी का भी यहां पर समझिएगा।
ये व्यक्ति एक ब्रिटिश लॉयर था और भारत में पहले कोई मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी इस व्यक्ति को नहीं था, फिर भी इसे यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें पंजाब और बंगाल दोनों बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था, यानी एक साथ दो बड़े प्रांतों के विभाजन की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को दी गई थी। और ये देखा जाए तो पॉपुलेशन जो विभाजन का कारण था, यानी विभाजन कैसे किया जाएगा, पंजाब को बांटा कैसे जाएगा, तो इसमें आपका आधार था जनसंख्या। दूसरा, धार्मिक बहुल वाले क्षेत्रों को आधार देखना। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज यानी कि जिला सीमाओं को बनाना। चौथा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और परिवहन की व्यवस्था किसको कैसे यहाँ पे वितरित की जाएगी, रेलवे से लेकर के नहरों तक और सिंचाई से लेकर के नदियां, बिजली और इकोनॉमिक आर्थिक कॉरिडोर को भी। यानी कि सिर्फ ये नहीं देखना था कि यहाँ पे किधर हिंदू है किधर मुस्लिम है उस आधार पर आप बांट देंगे, बल्कि आपको ये भी देखना था जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसे किस तरीके से बांटा जाए ताकि कोई भी एक क्षेत्र पूरी तरीके से पंग ना हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें पूरा पंजाब एक दूसरे से बांटते थे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे बाउंड्री तय करने का आधार जो विकसित किया गया था वो कुछ यहाँ पे सेक्टर्स थे, यानी कि पंजाब को जो डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर आपको अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नहीं बांट देना है, आपको रेलवे, इरिगेशन, कैनाल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों को भी आधार बनाइए, उस बेसिस पर क्षेत्रों का बंटवारा होगा। अब समस्या यह थी कि पंजाब की सबसे बड़ी भौगोलिक समस्या उसकी यही थी, क्योंकि पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो धार्मिक सीमाओं के आधार पर नहीं था। पूरा पंजाब कहीं ना कहीं आपको सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से, नहरों से, बांध से, या फिर कहीं बिजली आपको संयंत्र बने हैं, कहीं आपको रेलवे लाइन बिछी है, कहीं आपको देखा जाए तो रेल लाइन है, कहीं सड़कें आपको एक दूसरे क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, कहीं नहरें निकाली गई हैं, बांध बनाए गए हैं, ये सब एक दूसरे के साथ साझा होते थे। कुछ ऐसा भी क्षेत्र था कि एक तरफ यहाँ पर आपको बांध है, दूसरी तरफ आपको पावर हाउस है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर समस्या थी कि आखिर यहां पर रेलवे नेटवर्क, सड़क, नहरें, बिजली, पानी, इसी सारी चीजें, प्रणालियों को जो दोनों ही क्षेत्र आपस में पूरा बांटते हैं, इस पूरे पंजाब को हम डिवाइड कहां से कर दें। अब देखिए लाहौर का जो फैसला आया, सवाल यह है ना कि आखिर लाहौर पाकिस्तान को क्यों मिला था। तो आप ये मत सोचिए कि लाहौर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे इसलिए लाहौर को वहां पर दिया गया था। अब देखिए यहां पे कहानी ये थी कि लाहौर भारत को क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब यह है कि लाहौर का जो जिला था वो पहला तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, दूसरा यहां पर की भौगोलिक जो निरंतरता है वो पाकिस्तान की तरफ थी, यानी कि उसकी तरफ ज्यादा हिस्सा था उसका, या अगर डिवाइडेशन जिस लाइन से वो करना चाह रहे थे वहां पर जो लाहौर है वो पाकिस्तान की तरफ जाता। अगर ज्यादा लाहौर को भी हम अंदर लेने की कोशिश करते तो पाकिस्तान का और हिस्सा यहां पर आपको छोटा हिस्सा होता। बाउंड्री कमीशन ने समग्र क्षेत्रीय विचारों को फिर देखा, उसके बाद फाइनल रेडक्लिफ अवार्ड में लाहौर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। सिर्फ ये कहना कि लाहौर मुस्लिम स्थिति के आधार पर दिया गया था ये हिस्सा नहीं है, बल्कि कई अन्य यहाँ पे जो कारक हैं कि लाहौर पाकिस्तान को क्यों दिया गया, उसके पीछे आपको डेमोग्राफी, कंटिन्यूटी, भौगोलिक निरंतरता जैसे अन्य कारक भी यहाँ पर आपको शामिल थे। इसलिए यहाँ पर अमृतसर को भारत को दे दिया गया और लाहौर जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। इस स्थिति के बाद यहाँ पर रेडक्लिफ अवार्ड की बात आती है। कहते हैं कि भारत पाकिस्तान दो देश बन गए थे, लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस था तो 15 अगस्त को यहां पर भारत, लेकिन पंजाब नहीं, क्योंकि यहां पे जो रेडक्लिफ अवार्ड था, यानी कि जो यहां पर जो आयोग गठित किया गया था, उसने अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था कि ये पंजाब से यहां पर जो रेखाएं हैं वो किस तरफ से गुजरेंगी। तो 12 अगस्त 1947 को अवार्ड को साइन कर लिया गया था। 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से इस जनता के सामने प्रकाशित किया गया और 12 अगस्त 1947 को यहां पर अवार्ड को साइन करने के बाद गुप्त रखा गया था। तो 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ और 17 अगस्त को यहां पर एक्चुअल में जाकर के पता चला कि आखिर ये लाइन कहां से होकर गुजरती है और कौन से क्षेत्र किसको यहां पर मिले हैं। तो ये यहां पर आपको इसी कारण से कहते हैं कि पंजाब जो है भारत के आजाद होने के बाद एक्चुअल रूप में यहां पर 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। तो प्रमुख जो शहरों की बात करें किसको क्या मिला, तो पाकिस्तान देखें तो लाहौर है पाकिस्तान को मिला, अमृतसर भारत को मिला, रावलपिंडी मुल्तान पाकिस्तान को दिया गया, तो जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दिया गया। गुरदासपुर का बड़ा हिस्सा 3 तहसीलें जो है भारत को मिली है और बाकी का यहाँ पर जो हिस्सा है वो आपको देखा जाए तो रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर जैसे जो बड़े क्षेत्र यहाँ पर हैं वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे। सवाल ये था कि गुरदासपुर में भी 51% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी और सबने ये सोचा था कि गुरदासपुर जो है वो आपको पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर विभाजन हुआ और जब यहाँ पे ये अवार्ड जो है सामने आया, उस समय देखा गया कि 3 बड़ी तहसीलें और यहाँ पर बड़ा हिस्सा जो है गुरदासपुर का वो भारत को दिया गया था। तो उसका भी वही रीजन आप कह सकते हैं कि गुरदासपुर का मामला आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए पूरा जो हिस्सा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको स्थिति थी। अब इस हिस्से में अगर हम देखें तो गुरदासपुर जिले का जो फाइनल डिवीजन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, सबसे इंपॉर्टेंस वही था। फाइनल अवार्ड गुरदासपुर की 3 ईस्टर्न जो तहसीलें थी भारत को और शंकरगढ़ जो होता है एक क्षेत्र वहां पर आपको दिखाया वो पाकिस्तान को दिया गया था।
प्री वार यानी 15-17 अगस्त के बीच गुरदासपुर को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई थी और कुछ समय के लिए पाकिस्तान प्रशासन से जुड़े यहाँ पर कदम भी दिखाई भी दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फाइनली जब यहाँ पे घटना घटित हुई तो यहाँ पर फाइनली जब अवार्ड या 17 तारीख को इसे जारी किया गया तो इसे भारत को मिला, जिसके बाद यहाँ पर चीजें ज्यादा क्लियर हुई। एक सवाल यह भी कहा जाता है कि गुरदासपुर को भारत को इसलिए भी दिया गया था क्योंकि गुरदासपुर से होकर के भारत जो है वो कश्मीर से कनेक्ट होता है, यानी कश्मीर जाने का जो रास्ता है वो गुरदासपुर से होकर के जाता है। इसलिए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को से गुरदासपुर का जो बड़ा हिस्सा है वो भारत को दिया गया था। विभाजन और पलायन इसके बाद, यानी कि जब यह बात सामने आई कि पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है, किस क्षेत्र से ये लाइन गुजर रही है, अब सवाल ये था कि लोग कैसे जाएंगे, जिनकी संपत्ति घर बार जो है पाकिस्तान में रह गया उन्हें भारत या जो जहां रह रहा है वो वहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कम्युनल राइट्स यानी कि सांप्रदायिक दंगों ने स्थिति को बहुत ही गंभीर बना दिया। कुछ स्थिति ऐसी थी यहाँ पर, ये आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही भयानक स्थिति थी, विभत्सकारी स्थिति थी। लोग यहाँ पर जिस तरीके से आ रहे थे दोनों दिशाओं से, वेस्ट पंजाब से आपको देखा था भारत की तरफ और ईस्ट पंजाब से दिखाया था पाकिस्तान की तरफ लोगों का जाना था, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ही यहाँ पे समुदायों को इसका सामना करना पड़ा था। इस जो विभत्सकारी जो घटना हुई थी उसको, विभाजन के बाद की स्थिति क्या थी, लोग यहाँ पर लाखों लोग जो है घर छोड़ने को मजबूर हुए। स्थिति ऐसी थी, लोग यहाँ पे शरणार्थी बनकर के शिविरों में कई सालों तक रहे, संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ, परिवार बिछड़ गए, आर्थिक नेटवर्क व्यापार लोगों का टूट गया और धार्मिक सांस्कृतिक स्थान भी पीछे छूट गए। यानी कि पूरी पंजाब की जनसंख्या और इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। यह कहानी यहां पर कई सालों के जख्मों को भी जिंदा कर देती है। इस विभाजन की हिंसा ने यहां पर बताया जाता है कि इंसानियत का एक काला अध्याय था पाकिस्तान और भारत के विभाजन में। जिस तरीके से पंजाब में घटनाएं हुई थी, लोग देख करके सुन करके, और उसकी जिस तरीके से वहां पर उसके बारे में बताया जाता है, इतिहास में उसका कहीं सही उल्लेख आपको नहीं मिलता है। कहते हैं कि उस समय की अगर आप स्थिति देख लें तो आपको सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, आगजनी की घटनाएं बड़ी तेजी से हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, जबरन यहां पर आपको विस्थापन कराया जा रहा था, लोगों का अपहरण कर लिया जा रहा था, संपत्ति नष्ट कर दिया, ये सब कुछ आपको एक साथ हो रहा था। कुछ भी, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं था। मृतकों की संख्या के बारे में एग्जैक्ट आंकड़ा आज तक नहीं है। अलग अलग डेटा अगर आप उठाकर आज भी देखेंगे तो ये डेटा आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है। कहा जाता है कि इसका एस्टिमेटेड करीब लगभग 2 लाख से लेकर के 10 लाख या उससे भी अधिक यहां पर बताई जाती है कि लोगों को विस्थापन और उनके मारे जाने को लेकर के यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस विभाजन के बाद देश को नहीं, इस इंसानियत को भी शर्मसार होना पड़ा। पंजाब की पूरी डेमोग्राफी यहां पर इसके बाद चेंज हो जाती है, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर यह घटना देखने को मिली। सवाल यह भी कि आखिर पंजाब को ही सबसे ज्यादा यहां पे प्रभावित क्यों हुआ था। इस कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि जो पंजाब है वो मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र था, जहां मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख थे। 53% अगर मुस्लिम थे तो यहाँ पर 30% हिंदू भी था, 14 से 15% आपको सिख भी था। दूसरी, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति, यानी कि पंजाब एक ऐसा रीजन था, जैसे मैंने कहा कि पूरे पंजाब का क्षेत्र जो था, लाहौर जो था वो बनता था आपका राजनीतिक प्रशासनिक हर तरीके का केंद्र। वहां पर दिल्ली से लेकर के अमृतसर, अमृतसर से लेकर के आपको लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सारे आपको प्रमुख रीजन जो आज भारत में देखा जाए तो राजनीति का केंद्र है। इस्लामाबाद जहां पर पाकिस्तान की राजधानी और नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। पंजाब का यहाँ पर देखा जो चंडीगढ़ आपको देखा है उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर ऐसे प्रमुख प्रशासनिक जो केंद्र थे, राजनीतिक सत्ता के केंद्र थे, वो सारे एक ही क्षेत्र में थे और इस कारण से यहां पर देखा जाती और भी ज्यादा यहां पर भयावह था। इसके अलावा आर्थिक परस्पर निर्भरता जैसे थी जो पंजाब को बांटने के लिए यहां पर इतना ज्यादा समय लगा, क्योंकि वहां पे कृषि, नहर सिंचाई, बाजार, रेलवे सब एक दूसरे से जुड़े थे। इसके अलावा देखा जाए तो सांप्रदायिक हिंसा, राजनीतिक ध्रुवीकरण 1946-47 जिस तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा अलग से यहाँ पे सांप्रदायिक या मुस्लिम मेजोरिटी को लेकर के सीटों की मांग करना, हिंदू सिखों के द्वारा उसका विरोध करना, इस कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से किया गया। फिर सांप्रदायिक हिंसा, मार्च 1947 में आपको देखा कम्युनल राइट्स देखने को मिले, और पंजाब के विभाजन को लेकर के जिस तरीके से आपको रेडक्लिफ को यहाँ पर पंजाब सीमा आयोग का नेता अध्यक्ष बनाया गया और जितनी तेजी से यहाँ पे पंजाब का विभाजन कर दिया गया, उससे यहाँ पर ये सारी चीजें बड़े स्तर पे देखने को मिली कि आपको लाखों लोगों को विस्थापन, परिवार बिछड़ गए, संपत्ति लूट ली गई, धार्मिक सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए तो स्थल पीछे छूट गए। ये सारी घटनाएं इसी कारण से हुई, क्योंकि बहुत ही कम समय में पंजाब को बहुत ही तेजी से बांट दिया गया था, जिसके कारण लोगों को अपना सर सामान व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करने का भी समय नहीं मिला था। पार्टीशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ? इतना ही नहीं, कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, कहानी इसके आगे भी थी। घाव जो इतिहास में मिला था वो आपको बहुत लंबे समय तक बना रहा।
डेमोग्राफिक यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस आया। पंजाब की जनसंख्या संरचना मूल रूप से पूरी तरीके से बदल जाती है। हिंदू मुस्लिम आबादी पूरी तरह से बदल जाती है, सिख आबादी पूरी तरीके से बदल जाती है, संख्या अचानक से नीचे आ जाती है। दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक भारत पाकिस्तान के संबंधों में पंजाब जो था वो सेंट्रल इशू बन गया। मूल मुद्दा एक समय तक आपको पंजाब ही रहा, वो तो बाद में कश्मीर का हिस्सा यहाँ पर आपको उसके बाद बनता है, लेकिन शुरुआती समय देखा है तो ये पंजाब था। और पंजाब के बाद देखा, क्योंकि इस विभाजन की कहानी की शुरुआत जो होती है पंजाब थी। इस विभाजन का जो केंद्र था मुस्लिम लीग था, और मुस्लिम लीग ने ये चीजें लाहौर से शुरू की थी, पंजाब से शुरू की थी, और वही यहाँ पर मेन केंद्र था। इसके बाद देखा जाए तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक ट्रेड रूट्स टूट जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाता है, कैनाल सिस्टम इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों तरफ यहाँ पे चले जाते हैं, और ये पूरा सिस्टम आपको तहस नहस हो जाता है, और यहाँ पे काफी सारा नुकसान होता है। इसके अलावा देखा जाए तो सोशल स्तर पर परिवार बिछड़ जाते हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान रह गए, कुछ भारत में आज चले जाते हैं, रिफ्यूजी कम्युनिटीज बन जाती हैं, और नई पहचान आइडेंटिटीज यहाँ पर प्राप्त करने में समस्याएं होने लगी काफी सारे लोगों को। और आज की भारत पाकिस्तान बॉर्डर का बड़ा हिस्सा इसी पार्टीशन से आज भी जुड़ा हुआ है, और ये चीजें आज भी अभी भी चल रही हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज भी भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के आज जब 15 अगस्त को आप आज़ादी का दिवस मनाते हैं, तो इस कहानी का इतिहास और काला अध्याय तना कह सकते हैं इंसानियत को शर्मसार करता है कि जब आप इसके बारे में जानते हैं, और जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आपको आज़ादी का महत्व पता चलेगा। तो जब आज़ादी यानी कि इंडिपेंडेंस डे को आप मनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपने इतिहास को जानिए कि आखिर ये आज़ादी आपको कैसे मिली है, किन लोगों ने कितना कुछ कुर्बान किया है। ये तो सिर्फ पहली बात है, आज हमने सिर्फ जाना है पंजाब के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही बंगाल विभाजन को लेकर के, किस तरीके से भारत के और पाकिस्तान के मध्य बंगाल का विभाजन हुआ था और बना था यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कुछ और ऐसे इतिहास के भारत पाकिस्तान विभाजन के हिस्सों के बारे में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।